नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कल यानी 4 मई की। 4 मई 2026 ये बंगाल के इतिहास की वो तारीख बनेगी जिस दिन या तो दीदी का किला ढह जाएगा या फिर बंगाल में पहली बार बीजेपी का उदय होगा। दरअसल 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब सबकी नजरें कल के आने वाले नतीजों पर ही टिकी हुई है। हालांकि इस नतीजों से पहले इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि बंगाल में दीदी की विदाई तय है। इसके पीछे कुछ मुख्य वजह हैं। इनमें सबसे पहली और बड़ी वजह है 15 साल की सत्ता विरोधी लहर। तो ये 15 साल की सत्ता विरोधी लहर कैसे शुरू हुई उसके बारे में जरा जानते हैं। टीएमसी 2011 से सत्ता में है। यहां पर लेफ्ट को हटा करके वो सत्ता में आई थी। टीएमसी पर अब करप्शन, तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे हैं और प्रशासनिक नाकामयाबी के आरोप भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर टीएमसी नेताओं की मनमानी देखने को मिलती है। टीएमसी की दादागिरी से आम जनता बेहद परेशान नजर आती है। अब इसके साथ साथ एसआईआर, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा की है और लगभग 90 लाख फर्जी वोटर्स के नाम इसमें से हटा दिए हैं। एसआईआर के बाद बीजेपी को फायदा मिल सकता है, ये माना जा रहा है। अब बीजेपी की मजबूत इलेक्शन कैंपेन, इसके पीछे की एक वजह भी है। इसमें घुसपैठिए वर्सेस बंगाली अस्मिता का प्रचार किया गया है। सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण, बेरोजगारी और पलायन का जोर शोर से प्रचार किया गया है। अब बंगाल से दीदी की विदाई की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है एग्जिट पोल के चौंकाने वाले आंकड़े भी। दरअसल बड़े बड़े सर्वे में बीजेपी को 160 सीटों तक जाते हुए दिखाया गया है। पोल और एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को आसानी से पार करती नजर आ रही है। वोटर्स की भारी भीड़ और 92% से ज्यादा बम्पर वोटिंग को परिवर्तन की लहर माना जा रहा है। एग्जिट पोल 2026 बंगाल में क्या कहता है, जरा उसके बारे में आपको बताती हूं। तो सबसे पहले बताती हूं आपको कि मेट्राइज ने क्या कहा है। मेट्राइज का कहना है कि 125 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े से वो दूर है। लेकिन बीजेपी 140 से 161 ला करके सीधे बहुमत के आंकड़े 148 को टच करेगी। अन्य के खाते में ये 610 जा सकती है। एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का ये सर्वे है जिसमें ये बताया गया कि टीएमसी के खाते में 94 से 124 सीटें जाएंगी और इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा वो यहां पर भी नहीं छू पाएंगे। अब बीजेपी के लिए यही आंकड़ा 170 से 200 का है, तो आने के खाते में 0 से 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चाणक्य स्ट्रेटजीज क्या कहती है, 130 से 140 बहुमत का आंकड़ा यहां पर भी दूर, 150 से 160 बहुमत का आंकड़ा यहां पर भी बीजेपी टच कर गई है और आने के खाते में 0 से 5 सीटें जाने वाली है। इसके बाद आता है पीपुल्स पल्स, ये 177 से 187 सीटें दे रहा है, यानी बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहा है। इन तीन में से ये चौथा सर्वे है जो ये कह रहा है, तीन में से मात्र एक सर्वे ये कह रहा है कि हाँ, बंगाल में वापसी ममता दीदी की तय है और 95 से 110 सीटें लाकर के बीजेपी विपक्षी पार्टी बनकर के बैठेगी और 1 से 4 अन्य के खाते में जाएंगी। इसके बाद कुछ और सर्वे, उसके बारे में जानिए। पोल डायरी, 99 से 127 सीटें यानी बहुमत नहीं है। बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल सकती है, बहुमत वो छू सकता है और अन्य के खाते में यही 5 से 9 सीटें जाएंगी। इसके बाद आता है प्रजा पोल, ये भी यही कहता है कि यहां पर भी 85 से 110 ला करके बहुमत नहीं मिल रहा है, वहां बहुमत मिल रहा है बीजेपी को 178 से 208 ला करके और ये 5 अन्य के खाते में जाएंगे। इसके बाद आता है पी मार्क, पी मार्क ने भी बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया है, 118 से 138 सीटों पर ला करके टीएमसी को समेट दिया है और बीजेपी को 150 से 175 देकर के बहुमत का जादुई आंकड़ा छुआ दिया है। इसके बाद आता है जनमत पोल्स, 195 से 205 सीटें टीएमसी को मिली है, बहुमत का आंकड़ा यहां पर भी आप देखेंगे तो 4 में से 3 सर्वे ये कहते हैं, 3 पोल ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मात्र एक सर्वे ये कहता है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। बीजेपी यहां 80 से 90 पर रहेगी और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने वाली है। इसके बाद 2 और सर्वे में आपको बताती हूं। टुडे चाणक्य का कहना है टीएमसी 100 पर रहेगी, बीजेपी 192 पर रहेगी और अन्य के खाते में ये 2 सीटें जाएंगी और एवरेज 137 151 है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 10 में से सिर्फ 2 सर्वे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ममता दीदी की वापसी हो रही है और 8 सर्वे ये कह रहे हैं कि ममता दीदी की विदाई तय है। अब आपको फेज 1 और फेज 2 की वोटिंग परसेंटेज भी बताते हैं कि किस तरीके से बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर पहले फेज में जो वोटिंग है वो 92% से ज्यादा है और दूसरे फेज में भी यही हाल देखने को मिलता है जहां वोटिंग परसेंटेज 92 से ज्यादा हुआ है, यानी पिछली बार से और कई पिछली बार से भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है पश्चिम बंगाल में, जो टोटल सीट्स हैं वो 294 है। ये आपको हम इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स का
सर्वे दिखा रहे हैं, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 148 है। बीजेपी इस जादुई आंकड़े को छू रही है 170 से 200 प्लस, और टीएमसी इससे दूर जा रही है 94 से 124 सीटें लाकर के, और अदर के खाते में यही सीट 0 से 17 रहने वाली है। तो ये बंगाल में कुल सीटों का गणित है। अब आपको बताती हूँ कि वोटिंग परसेंटेज क्या हो सकता है। अगर बीजेपी को 170 से 200 सीटें मिल रही हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज उनके हिस्से में 40 से 45% है। टीएमसी के हिस्से में यही वोटिंग परसेंटेज 40 से 46 है, और अदर के खाते में ये 9 से 15% जाते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, कल सुबह के बजेंगे जब 6, तब हम आपको दिखाएंगे कि ये एग्जिट पोल किस तरीके से एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, और जिस तरीके से अन्य राज्यों में एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का सर्वे एकदम सही सटीक साबित हुआ था, क्या इस बार भी वो इसी तरीके से सही सटीक साबित होगा, इस पर हम आपको समझाएंगे कल सुबह 6 बजे से। देखिए लगातार इंडिया डेली पर कि आखिरकार इस बार बंगाल में किसकी सरकार। तो क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में साबित होंगे, और क्या 15 साल की सत्ता विरोधी लहर बंगाल की सत्ता की चाबी इस बार बीजेपी को देगी? आज इसी मुद्दे पर एक हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल की सियासत का महासंग्राम, दीदी का दम या कमल का दिखेगा कमाल। ममता लगाएंगी चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका। जनता का जनादेश आखिर किसके साथ? तो सवाल यही है कि आखिरकार किसे मिलेगा जनादेश, किसकी बनेगी सरकार, किसके सर सजेगा ताज। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेता बीजेपी तपोष पाल, विश्वजीत घोष नेता टीएमसी, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक, आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, सभी मेहमान लगभग मौजूद हैं। तो हर कोई तो अपनी जीत का ही दावा कर रहा है, तो इस बार तपोष जी हार किसकी पक्की है? पक्की है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी मीडिया कर्मियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, टीएमसी का जाना तय है, और जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोग सामने आए हैं, भय मुक्त वातावरण में जिस तरीके से यहाँ के इलेक्शंस हुए हैं इस बार, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से, जिस तत्परता से काम किया है। और कल का जो आपने अभी देखा है डिटेल्स कि वहाँ पे जब लोग पहुँचे हैं, और फालता की मैं बात बता रहा हूँ, और लोग सामने निकले हैं और लोगों ने ये बताया कि हमें इस तरीके से वोट नहीं करने दिया गया। इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ें आती थी, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता था और हमें ये मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सारी चीज़ें सीआरपीएफ के सामने हैं और मीडिया के सामने हैं, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, देखिए ये पहला इलेक्शन है, इसके लिए अमित शाह जी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से धन्यवाद है, क्योंकि 2026 का ही विधानसभा इलेक्शन ऐसा है जिसमें कोई भी मौत नहीं हुई है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में 6 मौतें हुई थी, 2023 में पंचायत इलेक्शन में 57 मौतें हुई थी, 2021 में विधानसभा में 54 मौतें हुई थी, और 2019 में लोकसभा में 12 मौतें हुई थी, और 2018 में पंचायत में 75 मौतें हुई थी। तो इस बार का इलेक्शन कितने भी आंकड़े दे दें, लेकिन टीएमसी के हिसाब से तो इस बार भी बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रही है, जगह जगह पर मारपीट की गई है, और ये सब कुछ चुनाव आयोग की वजह से हुआ। नहीं, ये इसके कंफर्मेशन तो स्वयं आज अभिषेक बनर्जी का ट्वीट दे देता है, जिन्होंने ये लिखा है। फालता में देखिए लोग सामने आए और लोगों ने कंप्लेन किया, उनको ये लिखना चाहिए था कि हम लोगों के साथ हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीआरपीएफ कराए। उसके जगह वो क्या लिखते हैं, देखिए 10 लाइफ टाइम्स वुड नॉट बी इनफ फॉर योर बंगला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर Ganesh Kumar to put even dent in my Diamond Harbor model.
उनका डायमंड हार्बर मॉडल क्या है ये बताइए। Bring everything you have got. I challenge the entire Union of India. Come to Falta. Send your strongest. Send one and godfathers from Delhi. If you have got the nerve, contest in Falta. तो इसका क्या मतलब है आप बताइए। एक व्यक्ति जो कि राजनेता है और रूलिंग पार्टी का दूसरे नंबर का नेता है, अपने आप को सीएम क्लेम कर रहा है, वो व्यक्ति इस तरीके से कहे कि आपको 10 जन्म लग जाएगा, आप डायमंड हार्बर में आके जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, और मैं मतलब यूनियन ऑफ इंडिया को वो जो है चैलेंज कर रहे हैं। लुक्स लाइक वेस्ट बंगाल इज आउटसाइड इंडिया। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो जिन लोगों ने दिया वो तो साफ साफ ये क्लेम कर रहे हैं ना कि ये जो इतने सिक्योरिटी फोर्सेस लगने के बाद भी इतना विरोध हो रहा है, तो आप सोचिए बाकी जगहों पे जहां पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ होगा इससे पहले क्या स्थिति रही होगी। तो ये तो सोचने वाली बात है जी। ठीक है, अब यही इसी का जवाब देंगे विश्वजीत जी कि बताइए एक पूरा का पूरा आंकड़ा है कि 2011 से लेकर के 2021 के विधानसभा चुनावों तक और तमाम चुनावों तक आखिरकार क्या हुआ है, कितना रक्त रंजित रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव, लेकिन इस बार तो सब कुछ ठीक रहा है। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। ठाकुर जी अच्छा बोलते हैं, आज भी अच्छा बोले। ठीक है, त्रिपुरा में जब पंचायत वोट होता है, जब म्युनिसिपलिटी वोट होता है, तब विपक्षीय पार्टियां पर्चा नहीं भर सकता है, और बंगाल में विपक्षीय पार्टियां पंचायत वोट बोलिए और म्युनिसिपलिटी वोट बोलिए पर्चा भर सकता है और जीतता भी है। बंगाल में बहुत सारे, बेंगल में बहुत सारी पंचायत है, जिला परिषद है, जहां पर बीजेपी का बहुत सारे प्रत्याशी जीत हासिल किया और पंचायत भी गठन किया। बंगाल में ऐसे बहुत हुआ है क्योंकि बंगाल में गणतंत्र है, हर पार्टी यहाँ पर पर्चा भर सकता है, वोट में लड़ सकता है। डायमंड हार्बर जो मॉडल है, अभिषेक भाई ने बोला है, देखिए डायमंड हार्बर का एमपी है अभिषेक बनर्जी, पिछले लोकसभा सीट पे 7 लाख से भी ज्यादा वोट से उन्होंने जीत हासिल किया था, और डायमंड हार्बर ने बहुत सारी काम किया, बहुत सारी सेवा भी किया, जहां पर बहुत सारी मरीज उसका ट्रीटमेंट भी किया, बहुत सारे काम किया। अब बंगाल में जब डायमंड हार्बर जब वोट होता है, जब कुछ भी अगर गलत होता है, अगर फलता में वोट कैंसिल होता है, तो इसके जिम्मेदारी तो निर्वाचन कमीशन को लेना चाहिए था, क्योंकि वहां पर सिंघम जो यूपी का एसपी साहब है अजय पाल शर्मा जी वहां पर थे, वहां पर सारे पंचायत सारी केंद्रीय एजेंसियां थे और एनआईए का टीमें थे, सभी टीम थे। उसको बाद वहां पर गड़बड़ी के बाद बोले, क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा है, कहीं भी एक जगह पर कुछ आदमी को खड़ा करके कैमरा कराओ और वोट कैंसिल कराओ। इसका जिम्मेदारी निर्वाचन कमीशन और बीजेपी को लेना चाहिए था, क्योंकि बंगाल का सारे प्रशासनिक जो है अभी निर्वाचन कमीशन का अंदर आ गया है, प्रयोग कर रहा है। इस बार जो बंगाल में वोट हुआ है, बंगाल का सारे आदमी, सारी जनता जो वोटर है, वो अपना वोटाधिकार प्रयोग किया बीजेपी का षड्यंत्र के खिलाफ और निर्वाचन कमीशन का षड्यंत्र के खिलाफ, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी भारी वोटर का नाम काटा गया, जिसका नाम 2002 का लिस्ट में था, और किसी का पिताजी का नाम काटा गया तो किसी का भाई का नाम काटा गया। ये सब वोटर शांतिपूर्ण होकर वोट प्रयोग किया और 93% वोट हुआ, सब बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। और कल और तो 4-5-10 घंटे का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना विश्वजीत जी? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पूरे मामले पर? आप गए थे ना एसआईआर का मुद्दा लेकर के? अगर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी नहीं जाता तो बंगाल में 60 लाख हाईकोर्ट का नाम काट दिया जाता। देखिए बंगाल में ऐसा हुआ, लेकिन लॉजिकल डिपेंडेंसी कहीं पर नहीं हुआ है, बंगाल में हुआ है। बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्व आया है, कहीं पर नहीं आया है। माइक्रो ऑब्जर्व आके जिनका वोटर 2002 का लिस्ट में था उसके नाम काटे गए। अगर ममता बनर्जी
जी बंगाल का आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो 60 लाख आदमी का नाम काट दिया जाता, निर्वाचन कमीशन काट देता बीजेपी के कहने पर। अच्छा, जब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी तो बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर ग्राउंड पर भी मौजूद थे, कोई व्यक्ति एक सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि उसका वोट कट गया है। विश्वजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ आपकी आवाज इको ना करे, बहुत ज्यादा इको हो रहा है आपका साउंड, जिसकी वजह से मुझे भी सुनने में समझने में दिक्कत हो रही है। तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस का क्या हाल है? बीजेपी और टीएमसी तो दम भर रही है कि वही जीत जाएंगे, कांग्रेस भी दम भर रही है क्या जीतने का? गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, खेला तो होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और बीजेपी नेशनल पार्टी, दोनों में फाइट होगी। इसका फायदा मेरे को जो लग रहा है ममता दीदी को होगा। टीएमसी दोबारा चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, 3 बंदर बिठाए हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, इनको हाथ में लेके ये लोग दबाने का कोशिश कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए हिमायू को दिया, हिंदू मुस्लिम करना, बाबरी मस्जिद दोबारा नया बनाना, बीजेपी के पास करने की कतनी कुछ भी नहीं है। बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2026 तक कितना पैसा पश्चिम बंगाल को दिया? 2 लाख करोड़। आज भी जीएसटी का पैसा नहीं दिया लोगों ने, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं। टीएमसी भी वही है और बीजेपी भी वही है। और सिर्फ चुनाव के टाइम अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और इनका ही अनुराग ठाकुर जी और तिवारी जी दोनों मिलके फिश खाने के लिए, घूमने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। कोई, मेरे को नहीं लगता, बीजेपी के पास नेता ही नहीं है, कोई लेडीज के भी प्रेसिडेंट नहीं है। इनका शारदा घोटाला, चिट फंड घोटाले से जो सरकार जो आए हैं वो बीजेपी का उस साइड गया। आसाम में भी यही हाल हुआ है। आसाम में भी गुजरात वॉशिंग मशीन में ये शुभेंदु सरकार, और आसाम में जो शर्मा जी हुआ है, ये भी वॉशिंग मशीन गुजरात से हुए। इसलिए मैं 100% बोलना चाहता हूँ कि दोबारा ममता दीदी बनने जा रहे हैं। और आपने एक क्वेश्चन पूछा था मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो ममता दीदी गए थे उसकी रीजन ये लोग मीडिया में गलत दिखा रहे, ऐसा नहीं है। 45 डेज में जो वीडियो रहता है, जो टीएमसी खुद नहीं बता पाए और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि आप टीएमसी को जिताने के लिए गए हैं पश्चिम बंगाल में या अपने आप को मजबूत करने के लिए गए हैं? देखिए, रिजल्ट कल है, अभी 10 घंटे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि आप टीएमसी के जिताने के लिए गए थे बंगाल या फिर आप खुद जीतने के लिए गए थे वहां पर? वो तो 10 घंटे में हो जाएगा पानी। नहीं, कांग्रेस पार्टी टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन का अगर कल कुछ ममता दीदी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो कांग्रेस मदद करेंगे, 100% करेंगे। उसमें कोई दौराव नहीं है। बिखर चुका है। और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि चौथी बार भी ममता दीदी आ रही हैं, तो ये कहीं से ये नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस वहां पर क्यों गई थी? अगर ममता दीदी को सपोर्ट करना था तो उनके मुकाबले में अपने प्रत्याशी क्यों खड़े करने थे? मीनाक्षी जी, कांग्रेस के उधर 30-35 एमएलए चुन के आएंगे, अच्छा न्यूज आएगा। उसके बाद जो भी होगा खेला होगा, बीजेपी के साथ होगा या टीएमसी का होगा, कल पता होगा। दूसरी बात देखिए, ये बीजेपी साम दाम दंड भेद, अमित शाह जी, ए ममता सुन ले कान खोल के, एक माता बहनों के महिला आरक्षण का बिल है, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं, किसान को भी आज सुसाइड चल रहे, वहां के घुसपैठी के नाम पे। अरे बात साहब बैठे, घुसपैठी का जिम्मेदारी किसका है? अमित शाह जी का है, वो मिनिस्टर वो है। उन्होंने केंद्रीय बल 2 लाख केंद्रीय बल लेके आया। लगता है इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है। आप ये कहेंगे फिर बीजेपी की तरफ से ये बताया जाएगा कि कितने किलोमीटर की उस जगह है जहाँ पर फेंसिंग नहीं ममता दीदी करने देती हैं, ममता दीदी किस तरीके से सहयोग नहीं करती है। मुझे लगता है कि बार चर्चा वही करके, वही चर्चाओं को लेकर के आकर के कोई सार नहीं निकलता है। आपको पता है कि वहां पर तमाम सीमाओं की जिम्मेदारी केंद्र की है। केंद्र सरकार यही कहती है कि वहां पर ममता दीदी हमें फेंसिंग नहीं करने देती है, तो फिर वहीं पर घूम फिर करके हम आकर के बैठ जाते हैं। हाँ, कल के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कौन कितना बदलाव लेकर के आता है। जो ये कहा गया घुसपैठिए हम घुसने नहीं देंगे, और जो ये कहा गया कि हम हमारे लोगों के नाम कटने नहीं देंगे। अब देखते हैं कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, जनता किसे अपना वहां पर बहुमत देकर के कल जिता करके लेकर के आती है वापस से सत्ता पर काबिज करने के लिए। लेकिन शेखर कुमार जी, एक बात तो तय है कि जितने भी सर्वे किए गए हैं उसमें से मात्र 2 पोल हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ टीएमसी की सरकार आने वाली है, और पोल हर बार गलत साबित नहीं होते हैं। मीनाक्षी जी, जहां तक सर्वेज की बात है
तो इसमें बहुत केयरफुल रहना। इसमें अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजेदार, कि यही चाणक्य जैसी एजेंसी जब 400 पार की बात चल रही थी 425 पे पहुंचा दिया था, 240 पार के अटक गए। पिछली बार इसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में सर्वे क्या बता रहे थे, रिजल्ट क्या है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, आज रात जो भी दर्शक इस डिबेट को देख रहे हो, पिछली बार इन्हीं सर्वेस के चक्कर में भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए टीएमसी के नेताओं के खिलाफ। और जब अगले दिन परिणाम आया और उन बयानों की वजह से उनको जो भुगतना पड़ा वो भी पूरे देश ने देखा। अब इस बार आपको पता, केंद्रीय बल जो है ये सीएपीएफ वहां पे अगले 2 महीनों तक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। केंद्र सरकार क्यों वो प्रिकॉशन लेके चल रही है, क्योंकि उनको वो पिछले बार की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते और उनको पता है कि रिजल्ट क्या आना है। तो इसमें देखिए जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो बहुत क्लियर है। ये टीएमसी वर्सेस मशीनरी का चुनाव था, बीजेपी इसमें कहीं नहीं, बीजेपी इसमें थी नहीं, बीजेपी सिर्फ मशीनरी के सहारे चुनाव लड़ रही थी। ये जब जय श्री राम करते थे तो उधर से जय बांग्ला, बांग्ला अस्मिता की बात होती थी। और अभी जो बात सवाल चल रहा था, हुलियारकर जी बड़े प्यार से टाल गए कि टीएमसी और कांग्रेस में कोई गठबंधन है या नहीं। अरे बड़ी समझी सी बात है कि भाजपा का गठबंधन जो छुपा हुआ हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन से आ गया कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए भाजपा कैसे फंडिंग कर रही थी, कैसे हुमायूं कबीर को वो प्रमोट कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस और टीएमसी आपस में नहीं कर सकते इस चुनाव? तो देखिए राइटिंग ऑन द बॉल क्लियर है। कल मशीनरी को हराकर बहुत मजबूती से ममता दीदी आ रही हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता है और इसी के लिए सीएपीएफ को वहां पे अगले 2 महीनों तक ले रखा गया। और देखिए ये इस चुनाव में आईपैक आईपैक के डायरेक्टर को कैसे इन्होंने गिरफ्तार किया बीच चुनाव में। उसने टीएमसी का कैंपेन छोड़ दिया, जैसे वोटिंग खत्म होती है उसकी बेल हो जाती है। अब उसको ईडी अपोज नहीं करते और आज उसी ईडी के डायरेक्ट, कल वो एप्लीकेशन लगी भी है सुप्रीम कोर्ट में जहां केंद्र सरकार उसी ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन की मांग कर रही है। जो ईडी जो है अपना केस वहां पे सबूत नहीं दे पाती, केजरीवाल को बेल मिल जाते, हेमंत सोरेन जो बरी हो जाते और केजरीवाल का भी केस उन पर आरोप मुक्त हो जाते। उस ईडी डायरेक्टर की एक्सटेंशन क्यों मांग रही, क्या सुरखाब के पर लगे? क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ अब मशीनरी के दम पे रह गई है। ये कहीं से कहीं तक बंगालियों को समझ पाए। आज मांस मछली का कंपटीशन करना पड़ा, अनुराग ठाकुर को टीका लगाकर मंगलवार के दिन मांस खाना पड़ा। और मनोज तिवारी कहने लगे नहीं वो मछली तो सात्विक थी, बिना लहसुन प्याज के बनी हुई थी। क्या बंगाली कैसे लक्ष्मी मछली खाते, क्या बंगालियों को पता नहीं है? क्या वो मनोज तिवारी को मानेंगे क्यों हमारे? तो बंगाल से लोग बहुत ज्यादा दूर है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके नेता नेताजी सुभाष अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जहां सबको कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है अपनी चुनावी रणनीति के लिए। अब देखिए दीदी जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाना चाहती हैं, वहां पर सिलीगुड़ी में वो शंकर जी का मंदिर बनाना चाहती हैं, तो सब अपनी अपनी विचारधारा से थोड़ा तो उलट पुलट हुए हैं। अब ममता दीदी कल तक कोई जय श्री राम कहता था तो उसको वापस बुला लेती थी कि तुम कैसे कह के चले गए, आज वो खुद ही जय श्री राम कहते हुए नजर आती हैं। तो ये तो चुनावी शोर बहुत होता है आलोक पांडे जी। यहाँ नेताओं को थोड़ी सी बयानबाजी में वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने एक बात कही, तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने कुछ ज्यादा बयानबाजी कर दी थी, इसलिए बंगाल में हिंसा हो गई, इतने लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, मार दिया गया चुनावी हिंसा के बाद। क्या बंगाल को क्या बना रखा है टीएमसी ने? मेरी तो समझ में नहीं आता कि बंगाल को इतनी राजनीतिक हिंसा में नाक तक डुबोने की क्या जरूरत है, इतनी दुश्मनी। अगर बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा बोल जाए तो उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर देंगे टीएमसी के गुंडे। अब इस हद तक, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 93% की वोटिंग है, कल टीएमसी के गुंडों का जो अब इसके आगे गुंडाएं ना कर पाए, तो मुझे लगता है कल शायद अंतिम दिन होगा। इसके बाद उन्हें देखना पड़ेगा कि वो गुंडाएं छोड़ेंगे या बंगाल छोड़ेंगे। दो में एक तो करना पड़ेगा, गुंडाएं छोड़नी पड़ेगी कल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कल जो परिणाम बंगाल से आएगा, देखिए अगर गौर से आप देखें भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में उत्थान 2011 में
4.14% मत, 2014 में 17% मत, फिर उसका डाउनफॉल हुआ 2016 में 10.2% मत, 2019 में 40.6% मत, 2021 में 38.1% मत, 2024 में 39.04। इन्हें 2019 से लेके 2026 तक वो 38 से 41% के आसपास के बीच में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मत पाती है। तो 40-41% मत पाने वाली एक पार्टी वो सत्तारूढ़ नहीं हो सकती, उसे बंगाली समर्थन नहीं दे। ये 40% बंगाली कौन है? ये कौन समर्थन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? जो पार्टी 3 सीटों को जीत करके आए और 77 तक पहुंच जाए, वो सत्ता में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि बंगाली समर्थन नहीं दे रहा। तो कोई तो तर्क होना चाहिए। इस तर्क से तो ममता बनर्जी 2011 में कभी जीतती ही नहीं, क्योंकि उसके पहले उनको कोई समर्थन था नहीं। कितनी सीटें दी थी 2011 के पहले? कितना बड़ा ममता बनर्जी ने गेम किया था। 2011 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी सत्ता में आई, कम्युनिस्टों की सरकार गई। 2026 में अच्छा, इस बार की अगर बात करें आलोक जी, इस बार की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो क्या ये 2 से 3% का स्विंग ही वहां पर सरकार बदलने वाला है? देखिए, जब भी 4 से 5% का स्विंग आया है बंगाल में, 2, 3, 4 में तो 3 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 4 और 5% का उससे ज्यादा स्विंग आता है तो सरकार बदलती है। ऐसा इतिहास बंगाल का रहा है। तो अगर आप सोचो 80-84% मत से सीधे 93% मत चला जाए और सत्ता में परिवर्तन न हो, 6500-6500 कंपनीज बंगाल छोड़ के जा चुकी है टीएमसी के शासनकाल में। तो क्या 6500 कंपनी को जो बंगाल छोड़ के चली गई, 93% लोग ऐसी सरकार को बैठा लेंगे? इंडियन अलायंस में रहने वाली पार्टी कांग्रेस और टीएमसी जो बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में एक साथ नहीं आ सके, देखिए आप इनकी स्ट्रेटजी कि चुनाव में एक साथ आते नहीं है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में कांग्रेस भी बीजेपी को हराना चाहती है, टीएमसी भी बीजेपी को हराना चाहती है, दोनों सत्ता में एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। तो इतनी अच्छी यूनिटी के साथ जब ये बंगाल चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद तो फिर आप उनकी विजय पराजय की परिकल्पना हम लोग कर ही सकते हैं। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी जो खुद सत्ता में नहीं है, पिछली बार शायद 0-1 थे, वो पार्टी टीएमसी की तरफदारी करते मिल रही है। कह रहे हम इंडिया अलायंस में हैं। आप इंडिया अलायंस में तो चुनाव साथ लड़ते। मैंने ऐसा गठबंधन भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा कि राज्य में कभी ऐसा चुनाव लड़ते ही नहीं। लोकसभा की मीटिंग के बाद कभी इन लोगों ने इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं की। एक साथ मीटिंग तक आप करते नहीं। अनम्यूट करिए शिवानंद जी, आपका बात का जवाब देना चाह रहे हैं आलोक जी, लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट करेंगे? बंगाल की जनता ने इनका मुंह बंद कर दिया है। तो ये मोबाइल का फोन कैसे अनम्यूट करेंगे? जनता बंद करके बैठी कांग्रेस। मुझे लग रहा है कि उन्हें मेरी आवाज भी नहीं मिल रही है। मैं शिवानंद जी आपका रिएक्शन ले लूंगी जब आप अनम्यूट कर लेंगे। मैं 2 से 3 बार कह चुकी, अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। जरा ये बताइएगा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी क्या हावी रही है वहां पर, लोगों पर ये हावी रही है तपोज जी, इस वजह से वो बदलाव चाहते हैं? एक तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है, दूसरा है ममता बनर्जी का जो कुशासन था, भय की राजनीति थी, महिला सुरक्षा नंबर 1 पे था वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण दिया था पश्चिम बंगाल में कि ज़्यादातर युवा यहाँ से चले गए हैं बाहर नौकरी करने के लिए, तो उनके माँ बाप यहाँ पे हैं, तो वो एक सीनियर सिटीजन जहाँ भी रहते हैं तो उनके लिए एक हॉस्पिटल और उसकी व्यवस्था होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक बंगाली यूनिट बना दिया गया, वहाँ बंगला में लिखा रहता है। इतने लोग आते हैं वहाँ से यहाँ अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए कि कम से कम हमारे खेत बिक जाए, ठीक है, कम से कम हमारा व्यक्ति तो बच जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल की दिक्कत ये है कि वहाँ पे खेत भी बिकेगा, व्यक्ति भी चला जाएगा। ये दिक्कत है वहाँ पे। कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है। और अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए टीएमसी के उम्मीदवार है जालंगीर से टीएमसी के उम्मीदवार है बाबर। फाल्ता में जहाँ पे अभी री इलेक्शन होंगे 21 को, वो उनके जो है उम्मीदवार के नाम है जहांगीर। और संदेश खाली में आपने देखा है जिसको सीबीआई पकड़ ले गई है, टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो शाहजहां शेख है। और मुर्शिदाबाद में ये अभी तक टीएमसी में थे, अभी निकल के आए हैं और नया पार्टी बनाया, वो बाबरी मस्जिद बनाया, उनका नाम है हुमायूं। तो बाबर, हुमायूं,
जहांगीर और शाहजहां, ये सब के सब आपको टीएमसी में मिल जाएंगे। तो भाई बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है, बाबर के खानदान को कौन लेके चल रहा है यहाँ पे, वो तो साफ जाहिर है। एसआईआर में नाम काटा गया है, उस पर बात हो रही थी। तो एसआईआर पे जो नाम काटा गया उसमें दिक्कत इस बात की है कि जिस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही थी उस समय अनर्गल बयानबाजी की गई ममता बनर्जी की तरफ से, और उसको डिले किया गया। बाद में इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चली गई ममता बनर्जी ये कहने के लिए कि एसआईआर को बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके प्रोसेस को ठीक किया जाए, उन्होंने कहा एसआईआर को बंद कर दिया जाए। और अभी 2 दिन पहले जो कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है वो तो बहुत शर्मनाक है। इन्होंने साफ साफ ये कहा कि सेंट्रल के जो एम्प्लॉय हैं वो वहां पे काउंटिंग में ना रहे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप ये बता दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं दो बार उनको जो है फटकार लगाई है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले आपने देखा है कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, एक मॉक ड्रिल टाइप का मतलब ड्रामा करने की कोशिश कर रही थी। इतने दिनों से वो चुनाव लड़ रही हैं, पहले बैलेट बॉक्स में लड़ती थी और उनके सामने इवॉल्व हुआ, ये सारी चीजें विकसित हुई है, उसके बाद भी वो इस तरीके की नौटंकी कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बैलेट का सेग्रीगेशन चल रहा था, दूसरे विधानसभा में ये सेग्रीगेशन को देना था। 4 बजे का मेल 24 घंटे पहले दिया है, शशि पांजा ने ये बोला हुआ जो उनके कैंडिडेट है कोलकाता से, और फिर भी आके वहां पे वो नौटंकी करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं। वो बिल्कुल से राहुल गांधी ने जो कहा है उसके अपोजिशन में बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल में जो बयान दिया है वो ममता बनर्जी के विरोध में दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी करप्ट है और उनको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, मेरे ख्याल से उनको जानकारी नहीं है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है वेस्ट बंगाल में। आप थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लीजिए। 2021 में हमने कोई गलत बयानबाजी नहीं की, हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखे थे। मैं खुद 2021 में कैनिंग ईस्ट के दायित्व में था, पूरा चुनाव मैंने वहां पे लड़वाया, और वहां पे जो वहां के वो थे प्रत्याशी थे टीएमसी के, वो शौकत मुल्ला हुआ करते थे। इस बार वो उनको भांगर दिया गया है। तो वो जो है हिस्ट्री शीटर्स में आते हैं और उनका रिकॉर्ड इतना गंदा है। वहाँ 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू है, फिर भी एक पोलिंग में हमने जो है अपने एजेंट खड़ा कराए। जिस तरीके से हिंदुओं को दबा के वहां रखा जाता था, और जब पोलिंग करने के लिए हिंदू महिलाओं को देखा जाता था कि हाथ में जो है चूड़ियां, ये उसी से समझ में आ जाता था, तो ये सुतली वाले बम फेंकते थे और उसमें आवाज और धुआं होता था, उससे वो बिखरते थे। कुछ देर के बाद जो है आगे जाके फिर उनके ये बाइक वाहनी है उनकी, ये इस तरीके से काम करते थे। तो ये बहुत दुखद है कि हमने बयानबाजी की, हमने कोई बयानबाजी नहीं की। हम इतने राज्यों में सरकार चला रहे, कहीं पर भी कोई इस तरीके की दुर्व्यवहार या दुर्घटनाएं नहीं मिलेंगी आपको। ये हमारे जो ऊपर आप आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं सिरे से खारिज करता हूं। और अभी बांग्लादेश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने वहां पे क्या कहा कि वहां सरकार बदल रही है, एग्जिट पोल में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां से इलीगल माइग्रेंट्स को इधर ढकेला जाएगा। अच्छा, उन्हें काफी डर है इस बात का, इन्हें काफी डर है। और बांग्लादेश के इसका मतलब बांग्लादेश फ्रेंडली गवर्नमेंट कौन हुआ? टीएमसी हुआ ना, तो उसका मतलब उनको बीजेपी से डर लग रहा है। तो आज ये जगजाहिर है जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, भाजपा के आने से बांग्लादेश तक डरा हुआ है। ठीक है, विश्वजीत जी आप काफी मुस्कुरा रहे थे, ये मुस्कुराहट कल तक कायम रहेगी? उसके बाद शिवानंद जी आपसे सवाल लेती हूँ। भारत देखेगा कल हम लोग मुस्कुराएंगे। देखिए तापस जी बहुत कुछ बोले, बांग्लादेश का बात बोले। देखिए 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आए थे तभी बांग्लादेश के सांसदों में बांग्लादेश से एमपी लोग ऐसी बात बोले थे। जब बाद में बीजेपी आ गए हम लोग का क्या हुआ? अभी कल जो बांग्लादेश में जो एमपी बोला वो क्यों बोला, किसको कैंडिडेट बोला, वही बोल पाएगा। बंगाल में अगर घुसपैठिया रहता तो ऐसा में उसका नाम क्यों डिस्क्लोज किया निर्वाचन कमीशन ने? नहीं क्या एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी रहेगा नहीं मिला। बांग्लादेशी रहेगा तो आसाम में है, त्रिपुरा में है, वहां पर किसका राज है? बीजेपी का राज है। और बंगाल में बीजेपी ने निर्वाचन कमीशन को अंपायर बनाया वोट जीतने के लिए, लेकिन बंगाल का आम वोटर बीजेपी को और अंपायर को दोनों को टुकड़ा है। कल 200 पर सीट लेकर टीएमसी आएंगे और बंगाल में
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक उसका रिपोर्ट में सारा भारतवर्ष में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये मोदी जी का अमल में, पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब ये मोदी जी का अमल में। ठाकुर जी ये सब बात नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में हर तरह से काम, डेवलपमेंट का ममता बनर्जी ने किया, रास्ता का काम किया, जल जीवन प्रकल्प का काम किया, आवास योजना का काम किया, 103 का काम किया, आदिवासियों से लेकर सबने काम किया है। आप लोग बोल रहे कि हम लोग मतुआ भाई बहन को सिटीजनशिप देंगे, लेकिन बंगाल में एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम काटा है और हम लोग का मतुआ भाई बहन का, हम लोग का आदिवासी भाई बहन का, हम लोग का राजवंशी भाई बहन का, सारे हिंदू भाई बहन के नाम काटा गया। कितनी ज्यादा आपत्तियां वहां पर दर्ज करवाई गई हैं। और अगर हिंदुओं का वोट कटा है तो आपको पता होगा कि 2021 में किसे मिला था हिंदुओं का वो वोट। आपत्तियां कितनी आई नाम कटवाने पे? सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि ममता बनर्जी नहीं, विश्वजीत ममता बनर्जी खुद पार्लियामेंट में, उस समय वो अपोजिशन की लीडर हुआ करती थी, ममता बनर्जी खुद पार्लियामेंट में इतनी मोटी फाइल लेके स्पीकर के सीट पे दे मारी थी और कही थी कि ये घुसपैठियों की लिस्ट है जो कि बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ वोट करते हैं। उस समय जब ज्योति बसु से पूछा गया था तो ज्योति बसु ने ये कहा था कि जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनको मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे नौकरी नहीं है इसलिए यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, मानवीय आधार पे देखा जाना चाहिए। इसका मतलब सीपीएम ने इंडोर्स किया उस समय और ममता बनर्जी ने विरोध किया। ममता बनर्जी को के पास अगर वो फाइलें थी जिसका विरोध वो किए थे तो आज टीएमसी के नेता क्यों हमसे पूछते हैं कि घुसपैठी? आपको जाके सबसे पहले ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। और सबसे दुखद इस बात का है कि कांग्रेस आज सीपीएम के साथ चुनाव लड़ रही है। गवर्नमेंट है, कांग्रेस को सर मारनी बोलते चाहिए। हैं कांग्रेस जो है जाके सीपीएम के गोद में बैठ गई है और बीजेपी भाई सीपीएम के साथ सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी का और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस जो है इसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। तो आप नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? घुसपैठी अगर 12 साल में घुसपैठी का आंसर नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी गुमराह कर रहे हो। 21 स्टेट में एक भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, आपने क्या कहा है? ओसामा जी, मसूद अजहर जी, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरु साहब, दाऊद साहब और मोदी जी के लिए ये क्या कहते हैं? मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कबर, तो मोदी तेरी कबर खुदेगी। मोदी आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी है। अभी आपने आपके खड़गे बोले बाल जी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, आप बैठ के कुछ भी झूठ बोल रहे हो, कुछ भी झूठ बोल रहे हो। अरे 12 साल बीजेपी गवर्नमेंट है, अली बाबा चालीचौर पार्टी है, आपका जिम्मेदारी क्या है? घुसपैठी का जिम्मेदारी किसका है? घुसपैठी क्यों नहीं रोक रहे? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी क्या है? होना चाहिए। आज निकोबार में वो क्यों विरोध कर रही है बताइए? निकोबार में क्यों विरोध कर रहे हैं? देखित में है ना निकोबार का क्यों विरोध कर रहे हैं वो? ये दुखद है। आप सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, चुनाव आयोग का टाइम पश्चिम बंगाल के आईएएस का 493 आईएएस का ट्रांसफर किया। इधर आसाम में सिर्फ 10 आईएएस को ट्रांसफर किया। बीजेपी का इलेक्शन ही लड़ा है वोट चोरी पे। वोट चोरी पे आपने यात्राएं की, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरे बिहार में यात्राएं की और उसके बाद हुआ क्या? वोट चोरी पे 202 सीटें आई हमारी। ये दुखी की बात है। अरे कौन सा हिंदू है? मैं भी हिंदू। कितना हिंदू को नौकरी दिया? पूछना चाहता हूँ, मीनाक्षी जी पूछे उनको, कौन सा नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 10 काम अच्छा काम किया, कितना फंड दिया? के नेता वहां जाके क्या स्टेटमेंट देते हैं, पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अधीर रंजन मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके प्रचार के लिए सचिन पायलट वहां गए हैं। और यहाँ पर जब जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, राहुल गांधी के स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी एक करप्ट लीडर है और वहां पे उन्होंने करप्शन किया है और आप यहाँ कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे उसको। ये बहुत दुख भरी बातें हैं जो आज आप यहाँ शेयर कर रहे हैं। बीजेपी करनी और कतनी गलत है। कोई भी देश के बारे में सोच अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल में आप लोगों ने फ्रॉड किया। 2023 में महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को सपोर्ट किया था, आप लोग क्यों नहीं किया? अभी आपको महिला आरक्षण बिल के बारे में जानकारी है?
महिला आरक्षण बिल के बारे में जानकारी है? कद कम करने का कोशिश कर रहे हो। मेरे ख्याल से इनको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी को दम है, करो महिला आरक्षण बिल। मालूम है आपको? 543 में 50% महिला आरक्षण बिल के बारे में मालूम है? 21 प्रवक्ता कांग्रेस, गवर्नमेंट है। महिला आरक्षण बिल के बारे में मालूम है कुछ? शर्म आना चाहिए। हमेशा आप लोगों ने लोगों को महिला गुमराह आरक्षण बिल करना मालूम बंद है? कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। 21 स्टेट में एक भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? 3000 रुपीज पश्चिम बंगाल में कौन सा 21 स्टेट में आपका गवर्नमेंट है, क्यों नहीं दिया 3000 रुपीज उधर? महिलाओं के रोजगार क्यों नहीं दिया? आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोग हमेशा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नाम पे दबाना, डराना, ये धंधा बंद कीजिए। हमारा नेता जननायक, हमारा नेता पवन खेड़ा जी के ऊपर आसाम के चीफ मिनिस्टर, मैं पहला बनूंगा, संविधान के सत्यमेव जयते, हमेशा संविधान के वजह से हम बच रहे, संविधान को वजह से यहाँ बैठे। पार्लियामेंट हाउस में चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हमको डर है, ओम बिरला बोलते मोदी साहब महिलाओं से डर है। अरे चीफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेंगे? आप लोग हमेशा बाहर बात कौन रखते हैं हमारे जैसे, उनके ऊपर एफआईआर करना, डराना, धमकाना, यही धंधा हुआ है बीजेपी का। असम में कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? हाई कोर्ट की तरफ से तो सीधे ये कहा गया कि पवन खेड़ा को कस्टोडियल अरेस्ट करके उनसे सीधे सीधे पूछताछ की जानी चाहिए, ये कहा गया वहां पर। अब जरा मुझे ये बताइएगा शेखर कुमार जी, बहुत देर से आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, ये बताइएगा क्योंकि इस बार साइलेंट वोटर भी भूमिका में सबसे ज्यादा नजर आता है। अगर आप पूछोगे कि किसे वोट कर रहे हैं तो वो बताएंगे नहीं, खुल करके नहीं बताएंगे, और यही फिर खुल करके नहीं बताने वाले लोग पूरा गेम पलट देते हैं। शेखर जी। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी जी। मीनाक्षी जी, मैं आपसे पहले कह रहा था कि बॉल ऑन द राइटिंग, आप सिर्फ इनके लक्षण देखिए कि इन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे, स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तब भी चुनाव आयोग के अंतर्गत ही आती, लेकिन उन पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो ममता सरकार को समर्थन करेंगे। तो देखिए वहां की स्टेट की पुलिस, स्टेट के ऑफिशियल सब ममता बनर्जी के समर्थक है, तो सरकार किसकी बन रही है वो क्लियर है। आपको सेंट्रल फोर्सेस को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? और अगर आप बायस का वो लगाते हैं कि नहीं ममता सरकार चूंकि वहां पे सत्ता में थी और वो उनका मिसयूज कर सकती थी, तो इस टाइम तो नियंत्रण चुनाव आयोग के पास था। और ये जो केंद्र सरकार के अंडर है, केंद्र सरकार के ऑफिशियल जाके उनकी फोर्सेस जाके क्या वो मैनिपुलेशन नहीं करेंगी? यही आरोप है टीएमसी का। दूसरी बात, अभी ये तापस पाल जी कह रहे थे महिला सुरक्षा की, मैं एक बात इनसे सवाल पूछता हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर एनसीआरबी का जो डेटा है, आप कोई भाजपा शासित राज्य बता दीजिए जो पश्चिम बंगाल से नीचे हो। दूसरी बात, आप हुमायूं कबीर का अब तक टीएमसी कनेक्शन स्टिंग ऑपरेशन में वो सब बता रहा है, वो आपका आगे बाबरी मस्जिद का मुद्दा आपका उठाया है, पोलराइजेशन करवाना आप चाहते हैं, एसआईआर की बात करते हैं आप बताइए एसआईआर आसाम में क्यों नहीं हो रही है? पश्चिम बंगाल के लोगों को यही तो लग रहा है कि हमारे अंदर क्या कांटे लगे, हमारे अंदर आप एसआईआर कराओगे। आप क्यों आसाम में नहीं करा रहे? क्योंकि वहां 16 लाख आपको एनआरसी के दौरान हिंदू पकड़े गए। आप ये जो पोस्टल बैलेट में जो गड़बड़ियों की बात आ रही थी अभी, और वहां पे जो कल 6 अधिकारी सस्पेंड हुए कि स्ट्रॉन्ग रूम में 10 बार आते जाते लोग पकड़े गए, तो वहां पे राइटिंग ऑन द बॉल क्लियर है। मेरा एक सवाल है, 27 लाख लोग जिनकी वोट कटी है, तापस पाल जी क्या वो घुसपैठिया थे? जवाब दीजिए, वो घुसपैठिया थे या नहीं थे? जिन 27 लाख लोगों के वोट कटे। नहीं, अभी दूं, बाद में दूं, मैं सारे सवाल आपके नोट कर रहा हूँ। अभी क्या आप क्या मुझे घर में नाश्ते में बुला के जवाब देंगे? आप भी देंगे अब जवाब? आप बोलना बंद करिए, फिर मैं जवाब दूंगा ना। 2 लोग बोलेंगे तो क्या मतलब है इसका? हाँ देखिए ये मैं अभी हेलो, नहीं आवाज आ रही है आपके पास? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने वोट कार्ड, आपके पास जवाब नहीं, रहने दीजिए। 27 लाख लोगों के आपने शेखर कुमार जी जवाब सुन तो लीजिए। पागल आदमी है भाई। ये चुनाव आयोग का काम नहीं था। अरे शेखर जी, मंत्रालय का काम था। गृह मंत्रालय क्यों एक्शन नहीं ले रहा? शेखर जी अब सुन लीजिए, आपके सवाल खत्म हो गए हो तो सुन तो लीजिए। जी हाँ
बोलिए बोलिए तापो जी। हाँ। देखिए आज मैं एक और डिबेट में था, तो वहां भी टीएमसी के प्रवक्ता मुझसे यही पूछ रहे थे कि 93 लाख लोगों का कि 91 लाख लोगों का नाम जो कटा है, उसमें एक ही परिवार के 6 लोग थे, उसमें से 2 लोगों का नाम है और 3 लोगों का नाम काट दिया, या फिर 4 लोगों का नाम काट दिया। ये किस तरीके का एसआईआर हुआ है? अब देखिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा डेटा देते हैं कि ये इन लोगों का नाम कटा, वो लोग को भी सामने लेके आते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप लिख के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी हिसाब से काम करती है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो नहीं है नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हमारे पीछे पीछे भागेगी, फलाने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो उसके पीछे भागेगी। आपकी अगर कोई दिक्कत है, अभी जब ड्राफ्ट वर्जन आया उस समय भी उन्होंने समय दिया और कहा कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसको आप लिख के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कुछ लिख के दिया नहीं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बफर टाइम दिया कि इसके बीच में आपके जो है वो दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, अच्छा, जवाब एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके प्लीज। नहीं, यहाँ पे 4 5 6 10 आदमी हाँ, बोलेंगे रिएक्शन ले लूंगी मैं किसी की आपसे भी बात डॉक्टर सुनाई शिवानंद। देगी, हाँ। किसी की बात नहीं सुनाई देगी। एक एक करके बात करिए। उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं आंसर दे रहा हूँ। अब एक परिवार में अगर 2 लोगों का नाम रखा गया है, कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर संधू, संधू, ज्ञानेश गुप्ता और जोशी 3 बंदर बिठाए हैं, कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को क्यों हटाया? एक तो आप ऐसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सुनना है कि आप ही को बोलते रहना है, ये आप निर्धारित कर दीजिए। भाई मोनोलॉग चलना है तो आप बोलते रहिए, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए आप है ना, जब आप राहुल आप गांधी ही का बोलिए, नाम फिर लिया, बोलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप सुनिए इधर जरा, हवा पूरा भरा हुआ है, आप निकालिए बैठ के। नहीं, इधर सुनिए। बीजेपी नेता, आपने शेखर जी को पागल बोला, पहला माफी मांगो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे पागल तुम भी हो, आधे पागल क्या पूरे पागल हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारी हैसियत क्या है? आराम से पागल हो तुम, तुम्हें मालूम है कि नहीं शिवानंद? डॉक्टर लिखो, किस चीज के डॉक्टर हो? उसको बंदर बोलना शर्म नहीं आती है? संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आपके लोग उसको चुन के आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है यहाँ पे? पागल बोला आपने पागल बोला उनको। तुम पूरे पागल हो, और राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पे पागल घोषित कर देना चाहिए। जादूगर की कहानी सुना रहे हो वो। अमित शाह फालतू की बस बात कर रहे हो यहाँ पे आके। शिवानंद जी प्लीज आराम से, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कर रहे करिए, हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। हर कोई एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर आप अगर चुनाव आयोग के लोगों की बात करते हैं तो वो सभी भी। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो कतई नहीं होना चाहिए। आलोक पांडे जी, तस्वीर बदलेगी या तकदीर बदलेगी, क्या बदलेगा? तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। कल टीएमसी नहीं आ रही, मैं तो इसी पक्ष में हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं। कल टीएमसी चुनाव हार रही है, मैं तो 1 महीने से कह रहा हूँ टीएमसी चुनाव इस बार हार रही है, मैंने इसमें कोई डाउट ही नहीं रखा। अगर कल वो जीत जाती तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, क्योंकि देखिए जीत और हार तो बंगाल की जनता को करना है, मुझे थोड़ा ना जिताना हराना है। लेकिन जिस तरह का शासन टीएमसी ने 15 सालों में चलाया है, मुझे कतई नहीं लगता कि 93% लोग जब किसी राज्य के निकल के आएंगे तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाएंगे दोबारा चौथी बार, जिसके शासन काल में 6500 उद्योग बंगाल को छोड़ के जा चुके हो। ऐसे मुख्यमंत्री जो कभी भारत के जीडीपी में बंगाल 30% योगदान देता था, आज 6% योगदान देता है। ऐसे मुख्यमंत्री को चौथी बार क्यों लाएंगे? ऐसे मुख्यमंत्री को चौथी बार क्यों लाएंगे जो जय श्री राम नारे लगाने पर जेल भेजने का प्रयास करती हो, लोगों को दौड़ा लेती हो? ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों लाएंगे बंगाल का प्रबुद्ध लोग? तो मुझे नहीं लगता किसी कीमत पर कि बंगाल में कल ममता बनर्जी वापसी करेंगी। फिर भी अगर ममता बनर्जी वापसी करती, क्योंकि मैं अंतिम निर्णय करते हुए थोड़े ना, अंतिम निर्णय बंगाल के मतदाता ने कर दिया है। कल सुबह 7 बजे के बाद मैं आपके चैनल में भी रहूंगा, उसके बाद पता जरूर चलेगा कि जो मेरा अनुमान है वो अनुमान क्या बंगाल की जनता के नब्ज को पकड़ पाया है। 2 बार मैं बंगाल जाके नब्ज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां गया और मैंने कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सनातन की रक्षा करनी है बंगालियों को, तो ये बंगालियों का दायित्व तो है कि कल टीएमसी न जीते, ऐसा वोट न किया हो। अगर सनातन धर्म की रक्षा बंगाल में होनी है, अगर माँ काली की पूजा खुल के कर सकते हैं, अगर भगवान राम का नारा लगाना है, अगर अपनी शोभा यात्रा निकालना है,
तो टीएमसी को कल नहीं जीतना होगा, क्योंकि कल अगर वो टीएमसी जीतती है तो बंगाल में एक बहुत बड़ा पलायन करना पड़ेगा, कहीं ऐसा पलायन न हो जाए। वोटिंग हो गई, अब तो वोटिंग हो गई, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब जो कल परिणाम सबके सामने आएंगे वो सबको स्वीकार करने होंगे। लेकिन विश्वजीत जी, क्यों आपकी पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं कि सनातन विरोधी है आपकी पार्टी? विश्वजीत जी आवाज आ रही है जी। देखिए आलोक जी, बहुत सारे बात बोल दिए। भारत का पैसा लेके निरपति देश से छोड़कर चल जाते हैं, विजय माल्या देश छोड़कर चल जाते हैं। हारने पर बांग्लादेश में मातम बना है कि आप हार जाएंगे। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में मातम बन रहा है कि आप हार सकते चुनाव, तो क्या होगा? आप सोचिए, आपकी जड़ें दिल्ली की तरफ नहीं, ढाका की तरफ है सर, ढाका की तरफ। ऐसा क्या गुल खिलाया 15 सालों में कि बांग्लादेश का पार्लियामेंट दुखी हो रहा है आपके हार की संभावना मात्र से? ऐसा क्या गुल खिला दिया आपने? ढाका दुखी है आपके हार से, तो क्या करते हो आप? आपको दिल्ली की तरफ देखना है कि ढाका की तरफ? भारत में शेख हसीना को किसने बुला के लाया भारत में? दुखी हो रहा है, ढाका का सांसद दुखी हो रहा है। आप चुनाव हार सकते हैं इस बात को लेके। ऐसा क्या किया आपने ढाका के लिए अच्छा कर दिया? बांग्लादेश के ऐसा क्या किया? बांग्लादेश को खुश करते हैं कि वो दिल्ली जाने। आपने ऐसा क्या किया कि 14 बार ममता के सरकार যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। कि बीजेपी आ जाएगी तो बहुत सारे शरणार्थी वापस आएंगे, ये कह रही है बांग्लादेश का पार्लियामेंट में एक सांसद कि बीजेपी आ गई तो बहुत सारे जो शरणार्थी है उनको बांग्लादेश वापस आना पड़ेगा, नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा क्या गुण खिला दिया आपने? अच्छा ठीक है, जवाब ले लीजिए विश्वजीत जी से। उसका नाम क्यों नहीं मिला? तो इस साइड में उसका नाम क्यों नहीं मिला? कितना बांग्लादेशी है बंगाल में, कितना घुसपैठिया है, आप लोग डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हमने तो देखा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश आसाम में है। बॉर्डर खोलना पड़ा भारत सरकार को कि निकल जाने दो। गिनती करने त्रिपुरा किसका है? आसाम किसका है? अगर मुख्यमंत्री किसका है? त्रिभुवन का है ना बीजेपी का है? आपकी इच्छा ठीक है, चूहेगी नहीं जाए। हमने लाखों की तादाद में देखा है, आप क्या खबरें नहीं देखते क्या? राजनीति और राजनीति बंगाल में नहीं चलेगा। खबरें देखते हैं, बंगाल में डेवलपमेंट का राजनीति चलता है। आप क्या डेवलपमेंट किया वही बता दो। बंगाल का हिस्ट्री है। हमने बताया आप बंगाल का अस्मिता के ऊपर आरोप लगाओगे, बंगाल के अस्मिता के ऊपर मारोगे तो बंगाल का इतिहास तो नहीं चलेगा। अवैध प्रवासियों का भारत में बसाना, आपने ये डेवलपमेंट किया है। 2024 में बीजेपी को 18 से 12 में लेकर आए और कल 77 से 60 में लेकर अवैध प्रवासियों को भारत में ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये आपका डेवलपमेंट है। इसलिए संस्कृति का बंगाल है, आपको यहाँ पर सब मिलकर रहता है। सारा भारत का हर प्रदेश का आदमी बंगाल में रहता है। मराठी बोलिए, गुजराती बोलिए, पंजाबी बोलिए, बंगाल में हर त्योहार होता है। बंगाल में, इसलिए आपको बंगाल चाहिए। आपको बंगाल चाहिए क्यों? डेवलपमेंट आपको करना नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, सनातन सुरक्षित नहीं, विकास आपको करना नहीं, तो करना क्या है बंगाल में 70 लेकर के? आपको मुख्यमंत्री क्या कहती है कि 7-8 बजे में महिलाएं घर से ना निकले। मुझे सिंह कौन था? उन्नाव में क्या हुआ? अंकित भंजे क्या हुआ? उड़ीसा में क्या हुआ? कि 7 बजे घर ना निकलो, क्या बात करते हैं? ये है महिला मुख्यमंत्री। आपको इसलिए बंगाल की सत्ता चाहिए कि बंगाल की लड़कियां घर में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले। आपको सत्ता चाहिए क्यों? महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, आर्चरेकर जैसा कांड करने के लिए, घूसखोरी कराने के लिए, अपराधियों को बसाने के लिए क्यों चाहिए आपको? चाहिए क्यों सत्ता? बताओगे कि कल आप जीत रहे हो, क्यों जीते? 17 साल में क्या किया आपने? क्या किया है 17 साल में? बताओ तो। बंगाल के लिए क्या किया आपने 17 साल में? क्या मुसलमानों को बढ़ावा देना? एक साल के सिवाय आपने क्या किया? बंगाल के लिए बंगाल के लिए
के लिए पे आप जाने वाले हैं? केवल प्रवासियों 29 में को दिल्ली से बचाना, आप जाने वाले हैं? बांग्लादेश की अवैध अच्छा, घुसपैठी अभी तो को कल के बचाना। रिजल्ट देख लेते हैं, 29 के तो अभी बहुत वक्त बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये कांग्रेस से मेरा ये सवाल है शिवानंद जी, कि बीजेपी और टीएमसी के पास तो तमाम मुद्दे रहे जीत और हार के लिए, कांग्रेस का क्या मुद्दा रहा? ममता दीदी को भ्रष्टाचार से हटाना है, ममता दीदी ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे बंगाल को मुक्त बनाना है, ये तो आपके नेता की तरफ से कह दिया गया, लेकिन आपके खुद के मुद्दे क्या रहे? देखिए, हमने वहाँ जो टीएमसी का गुंडागर्दी है वो रोकने के लिए हमने अलग चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस पार्टी का विचार अलग है, महात्मा गांधी जी का विचार है। महात्मा गांधी जी के विचार से हम जवाहरलाल नेहरू टीएमसी जी, को जिता रहे थे, पंडित जवाहरलाल, अब टीएमसी को आप गुंडा कह रहे हैं, बताइए। अरे एक ही अरे डिबेट में एक अपना ही बयान बदल लिए। मीनाक्षी जी, बात हाँ। तो करने दीजिए। नहीं करिए, मैं कह रही हूँ एक देखिए ही डिबेट में आपने अपना ही बयान बदल लिया। जी जी, कुछ बदला नहीं है। आगे ममता बनर्जी को अगर कुछ सीट्स कम करे तो कांग्रेस पार्टी मदद करेंगे और ममता दीदी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, 100% बनाएंगे। दूसरी बात बोलता हूँ, ये बीजेपी का कुछ भी नहीं है, उधर लीडर ही नहीं है बीजेपी का। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, पैसे के दम पे ये लोग हिंदू मुस्लिम करना, इतना बोल रहे। मणिपुर जल रहे, नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? उधर हिंदू नहीं है क्या? उधर भगवान नहीं है क्या? इधर ही बकवादी करे। पश्चिम बंगाल में मीनाक्षी पूछो बीजेपी को, कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी 12 साल में? कितना फंड लेके आया पश्चिम बंगाल के लिए? पूछो उनको। 1991 से जब आपकी सरकार बनी थी, 96 तक आपका कौन सा गृह मंत्री गया था मणिपुर? कौन सा गृह मंत्री भेजा था आपने? प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए। मणिपुर जलने पर कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी, आपका गृह मंत्री दिल्ली में छुपा बैठा था। आपने आईएएस के आदमी खोल के बैठे हैं, गोर गरीब दलितों के पैसा लेते हो, शर्म आना चाहिए। बीजेपी का दलाली कर रहे हो। आपका अकेडमी नहीं चल रही क्या? अरे पांडे जी, अकेडमी नहीं चल रही क्या? मणिपुर आपका गृह मंत्री दिल्ली में अपनी कुर्ता सीधा कर रहा था, मणिपुर गया तक नहीं। आप क्या बात करते हैं? आप मणिपुर हिंसा पर बात करेंगे? आप मणिपुर हिंसा पर बात करेंगे? आपका गृह मंत्री गया नहीं था। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए मिस्टर पांडे? बीजेपी का दलाली कर रहे हो, बोलिए। कांग्रेस के समय में मणिपुर जब जल रहा था, गृह मंत्री की हैसियत नहीं थी, आपने गृह मंत्री मणिपुर में भेजा। 1991 से 96 में क्या किया था आपने? आपका गृह मंत्री गया था मणिपुर जलने पर? मिस्टर पांडे, अभी का बात करो। बताइए तो। क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी? अरे पहले आप बताइए, 91 से 96 में क्या गृह मंत्री, कितनी बार गृह मंत्री गया था आपका? 91 से 96 के बीच में कौन सा गृह मंत्री भेजा था आपने? कुछ भी समझता नहीं है आपने अकेडमी। पांडे जी, आपने आपके अकेडमी में कितने गोर गरीब दलित मुस्लिम है बताओ? अकेडमी बैठ के लोगों को पैसा लूट रहे। मणिपुर में कितना कांग्रेस का गृह मंत्री गया था बताइए तो। मणिपुर हिंसा में आपने क्या किया था? मणिपुर हिंसा में आपने क्या किया था? जब 90 के दशक में मणिपुर जल रहा था, आपने कितना अपना गृह मंत्री प्रधानमंत्री भेजे थे? आपने गृह मंत्री भेजा था? मिस्टर पांडे, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप बीजेपी को दलाली करने बैठे हो। 1990 में, अरे दलाली आप करते होंगे, दलाली आप करते होंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, प्लीज। बीजेपी अपने मुद्दों को भुनाने में कामयाब रहेगी तपोज जी कल? दलित, एससी, ओबीसी किसको क्लासेस दिया? तपोज जी से मेरा सवाल है, बीजेपी अपने मुद्दों को भुनाने में कल कामयाब हो जाएगी? देखिए, हम यहाँ कोई भुनाने वाली ऐसे सिचुएशंस नहीं है। हम जनता के पास गए हैं, हम लोगों के साथ बैठे हैं, हम अपनी चीज़ों को लेके बैठे हैं और वहाँ जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, हम उसके साथ हम चुनाव लड़े हैं। और हमें ये पूरी तरीके से विश्वास है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पे ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हुई है। करप्शन के मामले में ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हुई। ये दिखाते हैं कि ममता बनर्जी चप्पल पहन के घूम रही है, टिन के घर में रहती, लेकिन उनके जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उनके गर्लफ्रेंड के घर से 51 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इनके ये अच्छा, इनके टीएमसी के जितने वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर बड़े शौकीन है, सबके एक गर्लफ्रेंड भी है। तो अच्छा रुक जाइए शिवानंद जी, प्लीज लास्ट कमेंट में ले रही हूँ। एक बार मैं चाहूंगी तपोज जी और टीएमसी दोनों ही तरफ से ये कमेंट आ जाएं कि आखिरकार कल किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें मिल रही हैं, एक बार और अपने अपने दावे। ये मैं बता दूं, हमें 225 के आसपास सीटें मिलेंगी। फर्स्ट फेज में हमारा 125 के आसपास है
और सेकेंड फेज में 142 में से हमें 105 से 110 सीटें मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और कोलकाता एरिया में इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से लोग वहां खड़े हैं और लाइनों में लगे हुए थे। और अच्छा, दीदी की सीट पर खेला होगा या नहीं होगा? बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि 30,000 वोटों से हार रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया दीदी अपने बूथ से 200 वोट से हार रही हैं। अच्छा, तो आप ये मान के चलिए कि 30,000 वोट से पूरे भवानीपुर में हार रही है। और कल जो है स्ट्रांग रूम के बाहर वो जब चिल्ला रही थी तो एक वर्ड वो बोल गई कि लोकल गुजराती वर्सेस गुजरात के गुजराती। तो ये गुजरातियों के भी कई जो है यहाँ पे फ्लेवर वो निकाल लिए हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है, यहाँ गुजरातियों के भी को भी बांटने का काम किया जा रहा है। खैर सारी चीजें बिल्कुल सामने हैं और कल जो है सारी चीजें आ जाएंगी। आपको लगता है कि 15 साल बाद वहां पर एक बड़ा बदलाव होगा? विश्वजीत घोष जी, ममता दीदी अपनी ही सीट हार जाएंगे, आपने सुना था पोष जी ने कहा 225 सीटें वो जीत कर खिला रहे हैं, आप कितनी जीत कर खिला रहे हैं? पिछली बार शुभेंदु अधिकारी लोड शेडिंग करके वोट जीता था। इस बार ममता बनर्जी बहुत वोट से जीतेंगे। बंगाल का आम आदमी बीजेपी जो बंगाल को वंचित किया। अच्छा, कितनी सीटें जीतेंगे विश्वजीत जी? सीट बता दीजिए, कल आसानी रहेगी जब आपसे जवाब मांगे जाएंगे दोनों से। ये बात 215 था, 230 सीट लेकर आएंगे कल। 230 और 225 और आप दोनों से ही कल इस बार को लेकर के हम सवाल करेंगे कि आखिरकार क्या। बहुत कम समय बचा हुआ है। आई एम सो सॉरी शेखर कुमार जी, अब मिलते हैं कल सुबह और देखते हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है। इंडिया डेली पर सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे कल सुबह 6 बजे से, किसकी बनेगी सरकार। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।